जय हिंद। आइए आज हम लोग 10वां का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। 10th का वो सब क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जिसको गेस किया जा सकता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही आएगा। ये जनन का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो खूब ध्यान से पढ़िएगा। जनन के साथ साथ आपको परिवहन भी बता देंगे। ठीक है, एक के साथ दूसरे को ज्वाइंट करके बता दिया जाएगा। खूब ध्यान दीजिए। ठीक है, पूछेगा कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु की अधिकतम जीवन काल कितनी होती है। तो 12 घंटे, याद रखिएगा। शुक्राणु के फैलोपियन ट्यूब में जीवन काल कितना होता है? 12 घंटा। गर्भाशय के भीतरी दीवार को क्या कहते हैं? तो अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, पूछेगा कि लैंगिक जनन संचारित रोग किसे कहते हैं। तो यौन संबंध यानी लैंगिक संपर्क से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संक्रामक रोग कहते हैं। इसे संक्षेप में एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, यह कई प्रकार के रोगाणु जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, प्रोटोजोआ तथा यीस्ट के कारण होता है। समझ गए? देखिए, लैंगिक जनन संचारित रोग जो है ना, यह प्रोटोजोआ से भी होता है, वायरस यानी विषाणु से भी होता है, और बैक्टीरिया यानी जीवाणु से भी होता है। समझ गए? प्रोटोजोआ जनित रोग है एक ट्राइकोमोनियासिस, जो स्त्रियों में होता है। ठीक है, वायरस जनित रोग कौन कौन है? एड्स, एच आई वी और हर्पीस। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एच का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एकदम याद रखना है, ऐसा आप दिल और दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, दोनों जगह सेट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया जनित रोग कौन है? गोनोरिया। वायरस जनित रोग यानी विषाणु जनित रोग एड्स, एच हर्पीस। और बैक्टीरिया जनित रोग गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस। एकदम 100% आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे ध्यान दीजिए। तो अब बता दीजिए हमको, एड्स और एच और हर्पीस कैसा रोग है? विषाणु जनित, वायरस जनित। ट्राइकोमोनियासिस कौन रोग है? कैसा रोग? प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, अच्छा, जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाला रोग बताइए। गोनोरिया, सिफिलिस, सर्विसाइटिस। एगो कौन था? एगो था यूरेथ्राइटिस। ठीक है, ये सब जनन में, मूत्र जनन में होने वाला रोग है, सामान में, मामा में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। स्त्री नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं? ठीक है, तो शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन द्वारा स्त्री के फैलोपियन नलिका को धागे से बांध देना। ठीक है, फैलोपियन नलिका, जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, उसको रुकिए आपको बना के समझा देते हैं बढ़िया से। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट बर्दाश्त करके दिखा लीजिए। 1 मिनट देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए स्त्रियों में क्या होता है। स्त्रियों में गर्भाशय होता है, फैलोपियन नलिका होता है। फैलोपियन नलिका को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। आता है या समझ में? जैसे देखिए, ये है गर्भाशय। ठीक है, ये है फैलोपियन नली, फैलोपियन नली, और ये है अंडाणु बनने वाला। ठीक है, अंडाशय। स्त्रियों में दुर्वरीय अंडाशय होता है। ठीक है, जिसमें अंडा का निर्माण होता है। ठीक, इसी को अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु जब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब करता है, ठीक है, जिसे क्या कहें आप, ये करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब सेक्स करता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से शुक्राणु जाता है और इधर से अंडाणु गति कर करके आता है, और रास्ता में फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं। तो इसी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पूछेगा आपके परीक्षा में, निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बनने वाला, निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली रचना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, युग्मनज। अंग्रेजी में कहते हैं जाइगोट, और हिंदी में युग्मनज। ठीक है, हिंदी में युग्मनज। ठीक है, तो युग्मनज ये आता है गर्भाशय में, और यहाँ पर धीरे धीरे विकसित हो जाता है, तो इसको भ्रूण कहते हैं। धीरे 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 एक शिशु का रूप, बालक का रूप ले लेता है, लड़का का या लड़की का। ठीक है, और शरीर से बाहर 9 महीना बाद जन्म लेता है। ठीक है, तो इस तरह शिशु का जन्म होता है। ठीक है, देखिएगा एक और बात आपको बता देते हैं। जब एक से एक्स क्रोमोसोम्स स्त्री में पाया जाता है और एक्स वाई क्रोमोसोम्स पुरुष में पाया जाता है, जब एक्स एक्स मिलता है तो लड़की उत्पन्न होती है, और जब एक्स वाई क्रोमोसोम्स मिलता है तो लड़का उत्पन्न होता है। देखिए, पुरुष में एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है। पूछेगा कि लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 2। लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक एक्स तथा एक वाई।
जब एक्स एक्स मिलते हैं तो स्त्री लड़की जन्म देती है, या जब एक्स वाई मिलता है तो लड़का जन्म देता है। एकदम आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो ये अंडाणु हो गया, यही फैलोपियन नलिका को काट के और धागा से बांध दिया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन करके और इसको धागा से बांध दिया जाता है ताकि अंडाणु बने, ठीक है, लेकिन इधर से आ जाए, बाहर निकल जाए और गर्भाशय में नहीं जाए, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए अब आगे। तो आगे क्या है, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी किसे कहते हैं, तो पुरुष नसबंदी शुक्र वाहिका को शल्य क्रिया द्वारा यानी ऑपरेशन द्वारा शुक्र वाहिका को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, जिसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। समझ गए। आगे देखिए, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, एमटीपी। तो कह रहा है कि शल्य क्रिया द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को उसके विकास की एक निश्चित अवधि के भीतर योनि के माध्यम से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है, ठीक है। एमटीपी को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अगर कोई चाहता है कि हमारा शिशु उत्पन्न नहीं हो तो वो एमटीपी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपना मतलब मतलब बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भ्रूण रहता है, जो भ्रूण पल रहा है घर में, उसको बाहर निकाला जा सकता है। समझ गए। चलिए हृदय को देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ट को। उसके पहले डब्ल्यूबीसी को देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी लचीला होता है, समझे। जिसे कहीं छिला गया ना, बस डब्ल्यूबीसी तुरंत ही छलांग लगा देगा, साफ कोशिका की इस पार से उस पार। डब्ल्यूबीसी बहुत लचीला होता है, बहुत छोटा होता है, कोशिका के आर पार जा सकता है धक से, ठीक है। बस धक्का धक जाता है, जहाँ छिला गया वहाँ बैक्टीरिया घुसने का प्रयास करता है तो छनछनाता है, और डब्ल्यूबीसी जाकर सबको लगता है यार धुन मारने लाते घोड़े, बस सब ठीक हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे खून जम जाता है, बस काम खत्म, ठीक। चलिए देखिए आगे। हृदय, हार्ट, जो हम लोग का दिल होता है वो ये है, वो वाला दिल नहीं, ठीक है। तो हार्ट में ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। और कौन दायां अलिंद होगा, कौन बायां अलिंद, तो जो दाएं तरफ रहेगा वो दायां अलिंद है ना, और जो बाएं तरफ रहेगा बायां अलिंद। चलिए देखते हैं ध्यान से, ठीक है। ये हो गया आपका दायां अलिंद, ऊपर वाले को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले को निलय। तो ये दायां अलिंद, दायां निलय, फिर ये बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है। जब अशुद्ध रक्त जाएगा तो दायां अलिंद में घुसेगा और दायां अलिंद से आएगा दायां निलय में। दायां निलय से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से चल जाएगा फेफड़ा में, शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन लेके फुफ्फुस शिरा के माध्यम से आ जाएगा बायां निलय में, बायां बायां अलिंद में आ जाएगा। अब बायां अलिंद से आ जाएगा बायां निलय में, और बायां निलय से महाधमनी के माध्यम से शरीर के पूरे कोशिका तक चल जाएगा ऑक्सीजन युक्त खून। समझ गए। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें दो अपवाद होता है। हम लोग जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और यह अशुद्ध रक्त फेफड़ा के पास जाता है O2 लेने के लिए, शुद्ध होने के लिए। और फुफ्फुस शिरा, हम लोग जानते हैं कि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा एक ऐसा अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त इसके माध्यम से आता है हम लोग के हृदय के बाएं अलिंद में, और यहाँ से आगे तब जाके आगे होता है। एक और बात आपको बता दें कि इसमें एसे नोड होता है, एसे नोड को पेसमेकर भी कहते हैं। इससे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा उत्पन्न होते रहता है, इसीलिए सीना हम लोग का धक 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 करते रहता है, ठीक है। 120 ml रक्त सानता है, समझ गए। तो खूब मन लगा कर पढ़िए आप लोग, इतना चीज याद रखिएगा। इसके बाद तुरंत अगला वीडियो बनेगा। एग्जाम नजदीक आ गया है, एकदम लगे रहना है डट।